गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गायत्री स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। तो अपना जो लेसन नंबर 6 चल रहा था, उस लेसन नंबर 6 में जो अपनी पिछली क्लास थी पार्ट नंबर 2 के अंदर, तो उसके अंदर हम व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर सेतु के बारे में हमने क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो मीटर सेतु की जो सीमाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ये मीटर सेतु की क्या क्या सीमाएं होनी चाहिए, ठीक है। तो नीचे स्टार लगा के पॉइंट डालो, मीटर सेतु की सीमाएं। मीटर सेतु की सीमाएं, या फिर इसको बोलते हो सावधानियां। सावधानियां तो आप जब मीटर सेतु वाला जो एक्सपेरिमेंट आप करते हो, जब आप लैब में मीटर सेतु वाला एक्सपेरिमेंट करोगे, ठीक है, तो उसमें आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है जिससे आपका जो प्रतिरोध है उसके मान में त्रुटि कम से कम आए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है जो आपकी तांबे की पत्तियां होती हैं, मीटर सेतु में क्या होती हैं, तांबे की पत्तियां होती हैं, तो उनका भी आपका क्या होता है, प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो उसके कारण आपके प्रतिरोध के मान में क्या आती है, त्रुटि आती है। इसलिए आपका जो प्रतिरोध बॉक्स और अज्ञात जो आपने तार लिया है, अज्ञात प्रतिरोध का जो तार लिया, उसको बार बार आपको क्या चेंज करते रहना है, एक दूसरे की जगह परिवर्तित करके आपको क्या क्या करनी है, रीडिंग लेनी है। इससे आपकी जो प्रतिरोध के मान में है वो त्रुटि क्या होगी, कम से कम होगी। दूसरी बात, अपना जो मीटर सेतु है उसमें धारा, ठीक है, कम समय के लिए क्या होनी चाहिए, प्रवाहित करनी चाहिए। जब आप रीडिंग ले रहे हो तभी उसमें क्या होनी चाहिए, धारा प्रवाहित होनी चाहिए, क्योंकि अधिक समय तक धारा प्रवाहित करने पर आपका मीटर सेतु का जो तार है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, जिससे उसकी प्रतिरोधकता के मान में क्या आ जाता है, या प्रतिरोध के मान में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो आपकी सावधानियां हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरी एक सावधानी, जो आप जोकी लेते हो, ठीक है, विसर्पी जोकी, जब आप तार के ऊपर उसको खिसकाते हो तो वो हल्के हाथ से आपको खिसकानी चाहिए, ठीक है। उस जोकी को दबाकर नहीं खिसकानी है। यदि आप दबाकर खिसकाओगे तो तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, जिससे आपके प्रतिरोध के मान में क्या आ जाती आएगा, परिवर्तन आएगा, ठीक है। तो इन सब त्रुटियों से बचने के लिए ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इसमें नंबर 1 सावधानी लिखो आप। नंबर 1 पहली सावधानी लिखो, मीटर सेतु में, मीटर सेतु में, मीटर सेतु में तांबे की पत्तियां होती हैं। मीटर सेतु में तांबे की पत्तियां होती हैं जिनका कुछ प्रतिरोध होता है, जिनका कुछ प्रतिरोध होता है, जिससे प्रतिरोध के मान में, जिससे प्रतिरोध के मान में त्रुटि, जिससे प्रतिरोध के मान में त्रुटि हो जाती है, त्रुटि हो जाती है। इस त्रुटि को दूर करने के लिए, इस त्रुटि को दूर करने के लिए, दूर करने के लिए, दूर करने के लिए प्रतिरोध बॉक्स आरबी, जो आरबी लगाया था ना आपने एम भाग में, प्रतिरोध बॉक्स व अज्ञात प्रतिरोध तार, अज्ञात प्रतिरोध तार जो एस से लेते हो आप, अज्ञात प्रतिरोध तार एस की स्थितियां परस्पर, की स्थितियां परस्पर, परस्पर बदलकर, की स्थितियां परस्पर बदलकर प्रेक्षण लेते हैं, की स्थितियां परस्पर बदलकर प्रेक्षण लेते हैं, जिससे
जिससे त्रुटि कम हो जाती है, जिससे त्रुटि कम हो जाती है। तो नंबर 1 अपनी सावधानी होगी। दूसरी नीचे लिखो, नंबर 2 दूसरी सावधानी क्या है इसकी, लिखो मीटर सेतु के परिपथ में अधिक समय तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए। इससे तार गर्म हो जाता है, जिससे प्रतिरोध के मान में परिवर्तन हो जाता है, तो आपका जो मीटर सेतु है, ठीक है, उस मीटर सेतु में अधिक समय तक आपको धारा प्रवाहित नहीं करनी है, क्योंकि अधिक समय तक आप जब धारा प्रवाहित करते हो तो आपका तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और उससे क्या होता है, प्रतिरोध के मान में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, नंबर 2। तो यह आपकी दूसरी सावधानी होगी। नंबर 3 तीसरी सावधानी लिखो इसकी। तीसरी सावधानी, मीटर सेतु तार पर विसर्पी जोकी को दबाकर नहीं खिसकाना चाहिए, को दबाकर नहीं खिसकाना चाहिए। इससे मीटर सेतु तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल परिवर्तित हो जाता है, जिससे प्रतिरोध के मान में परिवर्तन हो जाता है, तो ये क्या है, जब आप मीटर सेतु वाला एक्सपेरिमेंट करते हो तो उस टाइम आपको ये सावधानियां आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, जिससे आपकी त्रुटि क्या हो, कम से कम हो। ठीक है, आगे अपना न्यू टॉपिक, नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा विभव मापी। अगला अपना टॉपिक है विभव मापी, या इसी को बोलते हैं पोटेंशियोमीटर, विभव मापी या पोटेंशियोमीटर। तो ये भी अपना 12th क्लास का एक्सपेरिमेंट है। अब ये अपने जो 12th क्लास है उसमें ये विभव मापी का भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे,
ठीक है, तो अच्छे से आपको इसको भी समझ के पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आपको ये विभवमापी के बारे में जानना है कि ये क्या चीज है, ठीक है, किस चीज का मापन करती है ये विभवमापी, ठीक है। तो जो आपकी ये विभवमापी होती है, ठीक है, वो इस प्रकार की युक्ति होती है जिसके द्वारा किसी सेल के विद्युत वाहक बल या फिर कोई तार है, उस तार के सिरों के मध्य विभवांतर का मान क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाए, या विभवांतर का क्या किया जाता है, मापन किया जाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, विभवमापी। यानी क्या करेगा ये या तो किसी सेल के विद्युत वाहक बल का मापन करेगा, या कोई तार है तो उस तार के सिरों के मध्य विभवांतर का क्या करता है, मापन करता है, ये विभवमापी, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस विभवमापी की डेफिनेशन लिख लो। विभवमापी लिखो, इसमें डेफिनेशन इसकी लिखो, ऐसा उपकरण जिसके द्वारा किसी सेल का विद्युत वाहक बल, किसी सेल का विद्युत वाहक बल व किसी तार के सिरों पर विभवांतर का मापन, किसी तार के सिरों पर विभवांतर का मापन किया जाता है। विभवमापी कहलाती है। तो ये इस प्रकार से अपनी विभवमापी है जिसके द्वारा किसी सेल के विद्युत वाहक बल का क्या करेंगे, मापन करेंगे इसके द्वारा। तो अब इसकी विभवमापी की बनावट, ठीक है, तो बनावट में डायग्राम बनाओ आप। बनावट कैसी है इसकी, इस प्रकार से तो ये बनावट, विभवमापी की बनावट। तो ये डायग्राम बनाओ आप, जल्दी डायग्राम बनाओ।
ये अपना प्राथमिक परिपथ है, प्राथमिक परिपथ, और ये अपना नीचे वाला द्वितीयक परिपथ, द्वितीयक परिपथ। ये द्वितीयक परिपथ रहेगा अपना। इस प्रकार से बनाओ डायग्राम जल्दी। तो ये अपना डायग्राम बनाओ जल्दी, विभवमापी का बनावट में डायग्राम बनाओ। तो ये आपने डायग्राम बना लिया, ठीक है। तो अब देखो बनावट में, ठीक है। तो विभवमापी अपनी जो होती है, उस विभवमापी के अंदर आप 10 मीटर लंबा मिश्र धातु का कोई तार लेते हो और उसको 1 मीटर लंबे लकड़ी के फट्टे के ऊपर समान 10 भागों में, 10 भाग रहते हैं। जैसे तार 1 मीटर का, 2 मीटर का, 3 मीटर का, इस प्रकार से 10 वायर होते हैं आपके, ठीक है। तो समान 10 भागों में बिंदु ए और सी के मध्य श्रेणी क्रम में क्या करते हो, संयोजित कर देते हो। तो अपना जो विभवमापी का परिपथ होता है, ठीक है, इसमें बिंदु ए और सी के मध्य, ठीक है, एक रेखा के रूप में हम इसको क्या करते हैं, प्रदर्शित। परिपथ में तो एक रेखा के रूप में प्रदर्शित करेंगे, लेकिन जो आपको ओरिजिनल जो आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाई देगा उसमें इस प्रकार से 1-1 मीटर के क्या रहेंगे, 10 वायर दिखाई देंगे, ठीक है। तो परिपथ में तो एक ही बना दिया हमने, ठीक है, लेकिन 10 वायर होंगे। इस प्रकार की इसकी क्या रहती है, बनावट रहती है। तो सबसे पहले आप इसकी बनावट लिखो। बनावट में लिखो विभवमापी, विभवमापी में मिश्र धातु का 10 मीटर लंबा समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का, 10 मीटर लंबा समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का तार क्षेत्रफल का तार 1 मीटर लंबे लकड़ी के फट्टे पर, 1 मीटर लंबे लकड़ी के फट्टे पर समान 10 भागों
बिंदु ए व सी, बिंदु ए व सी के मध्य व्यवस्थित होता है। बिंदु ए व सी के मध्य व्यवस्थित होता है। इस तार को तांबे के पेचों द्वारा, इस तार को तांबे के पेचों द्वारा श्रेणी क्रम में, तांबे के पेचों द्वारा श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। तांबे के पेचों द्वारा श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। विभवमापी तार को विद्युत परिपथ में, विभवमापी तार को विद्युत परिपथ में एक सरल रेखा AC, विभवमापी तार को विद्युत परिपथ में एक सरल रेखा AC के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। एक सरल रेखा AC के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो ये इसकी क्या होगी, बनावट। अब इसका सिद्धांत लिखो, क्या सिद्धांत है इसका? तो सिद्धांत, विभवमापी का सिद्धांत क्या होता है? सिद्धांत लिखिए आप। अब जो अपना विभवमापी होता है ये ज्ञात विभवांतर और परिवर्ती विभवांतर के द्वारा इसमें आपको क्या किया जाता है, अज्ञात विभवांतर का मान ज्ञात किया जाता है। यही क्या है अपने इस विभवमापी का सिद्धांत है, यानी ज्ञात विभवांतर और परिवर्ती विभवांतर के द्वारा क्या करते हो आप, अज्ञात विभवांतर का मान ज्ञात करते हो। यही क्या है अपने इस विभवमापी का सिद्धांत है। यह अपना जो विभवमापी होता है ये शून्य विक्षेप विधि पर क्या करता है, कार्य करता है, क्योंकि शून्य विक्षेप के ऊपर आपके ज्ञात विभवांतर और अज्ञात विभवांतर का मान क्या होता है, बराबर होता है। शून्य विक्षेप विधि पर क्यों काम करता है, क्योंकि ज्ञात विभवांतर और अज्ञात जो आपका विभवांतर होगा उन दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। समझ गए? तो इसका सिद्धांत लिख लो आप, लिखो सिद्धांत। ज्ञात विभवांतर व अज्ञात विभवांतर, ज्ञात विभवांतर व परिवर्ती विभवांतर, ज्ञात विभवांतर व परिवर्ती विभवांतर द्वारा अज्ञात विभवांतर ज्ञात करना ही, द्वारा अज्ञात विभवांतर ज्ञात करना ही विभवमापी का सिद्धांत है। ज्ञात करना ही विभवमापी का सिद्धांत है। यह शून्य विक्षेप विधि पर, यह शून्य विक्षेप विधि पर कार्य करता है। यह शून्य विक्षेप विधि पर कार्य करता है, क्योंकि शून्य विक्षेप की स्थिति में, क्योंकि शून्य विक्षेप की स्थिति में
शून्य विक्षेप की स्थिति में ज्ञात विभवांतर अज्ञात विभवांतर के बराबर होता है। ज्ञात विभवांतर अज्ञात विभवांतर के बराबर होता है। फिर नीचे लिखो आप, लाइन चेंज करके लिखो विभवमापी के सिद्धांत के लिए ए व सी बिंदुओं के मध्य एक संचायक सेल कुंजी व धारा नियंत्रक श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। इसे प्राथमिक परिपथ कहते हैं। तथा द्वितीयक परिपथ में जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, उसका धन सिरा विभवमापी के धन सिरे से तथा ऋण सिरे को दारामापी से व धारामापी को विसर्पी जोकी से संयोजित करते हैं। तो विभवमापी के सिद्धांत के लिए आप क्या करते हो, बिंदु ए और सी के मध्य संचायक सेल, कुंजी और धारा नियंत्रक श्रेणी क्रम में क्या करते हो, संयोजित करते हो। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्राथमिक परिपथ। ठीक है, और द्वितीयक परिपथ में जिस सेल का आपको विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, जिसे ये सेल द्वितीयक सेल लिया और इसका आपको क्या करना है, विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। तो इसका धन सिरा इसे विभवमापी के धन सिरे से और ऋण सिरा किससे, धारामापी से, और धारामापी को किससे संयोजित कर देते हैं, विसर्पी जोकी से संयोजित कर देते हैं। तो इस प्रकार से इसका क्या हो गया, संयोजन हो गया। अब ये किस प्रकार से क्या करती है, कार्य करती है, तो इसकी लिख लो क्रियाविधि या कार्यविधि। अगला पॉइंट लिख लो कार्यविधि। तो विभवमापी की कार्यविधि क्या है,
तो कार्यविधि में क्या करोगे, परिपथ अपना क्या हो गया, संयोजित हो गया। परिपथ संयोजित करने के पश्चात कुंजी के को लगाओगे आप। इस कुंजी के को लगाते ही इस विभव मापी के परिपथ में क्या होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अब विद्युत धारा प्रवाहित होती इस तार में क्या होगा, विभव पतन होगा। तार में क्या होगा, विभव पतन। अब क्या करोगे, इस विसर्पी जोकी को बिंदु ए और बिंदु सी पर रखोगे आप, और विपरीत दिशा में क्या करोगे, इस धारामापी में विक्षेप प्राप्त करोगे। यदि आपका विपरीत दिशा में विक्षेप आ गया तो परिपथ क्या है अपना, सही है। ठीक है। इसके बाद बिंदु एक के ऊपर इसको रखकर धीरे धीरे इसको क्या करोगे, खिसकाओगे, और यहां बिंदु ए से एल दूरी के ऊपर इस धारामापी में क्या आ जाएगा, आपके पास शून्य विक्षेप आ जाएगा। क्योंकि जो आपकी विभवमापी हो शून्य विक्षेप पर काम करती है, तो इस धारामापी में क्या आ जाएगा, आपके पास शून्य विक्षेप आ जाएगा। ठीक है। तो इस एल लंबाई के तार में जितना आपका विभव पतन होता है, वो विभव पतन ये जो आपका सेल है उसके विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यानी इस एल लंबाई के तार में जितना विभव पतन होगा, वो विभव पतन किसके बराबर होगा, इस सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ये इसकी क्या है, कार्यविधि है। तो लिखो कार्यविधि में आप लिखो, परिपथ संयोजित करने के पश्चात, परिपथ संयोजित करने के पश्चात, परिपथ संयोजित करने के पश्चात कुंजी के को लगाया जाता है। कुंजी के को लगाया जाता है। कुंजी के को लगाया जाता है तो विभवमापी में धारा प्रवाहित होती है। विभवमापी में धारा प्रवाहित होती है। धारा प्रवाहित होती है, जिससे विभवमापी तार पर विभव पतन होता है। जिससे विभवमापी तार पर विभव पतन होता है। विसर्पी जोकी को बिंदु ए व सी पर रखकर, विसर्पी जोकी को बिंदु ए व सी पर रखकर विपरीत विक्षेप प्राप्त करके वह स्थिति ज्ञात करते हैं जिसके लिए धारामापी में शून्य विक्षेप प्राप्त हो। शून्य विक्षेप प्राप्त हो यदि यह शून्य विक्षेप बिंदु ए से स्मॉल एल दूरी पर प्राप्त हो तो इस एल लंबाई पर विभव पतन
इस L लंबाई पर विभव पतन सेल के विद्युत वाहक बल, सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो इस लंबाई L पर जो आपका विभव पतन होगा, ठीक है, वो सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। अर्थात आपका V इज प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। अर्थात V इज प्रोपोर्शनल क्या होगा, स्मॉल l। अब इस प्रोपोर्शनल साइन को आप हटाओगे तो समानुपाती नियतांक आएगा। तो V इक्वल टू ये आपका अक्ष और L, ठीक है। तो यहां L को नीचे डिवाइड कर दो तो अक्ष इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन L, और ये समीकरण 1, ठीक है। तो यहां पर जो देखो ये समानुपाती नियतांक आपके पास आया, ठीक है। ये आपका जो समानुपाती नियतांक है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम विभव प्रवणता, ठीक है। ये जो समानुपाती नियतांक अक्ष है वो क्या रहेगा अपना, विभव प्रवणता। यानी विभव प्रवणता है वो सेल के विद्युत वाहक बल और उसके या एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभव जो आपका पतन होता है उसी को आप क्या बोलते हो, विभव प्रवणता बोलते हो, जिसको अक्ष के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। तो जल्दी समीकरण 1 तक लिखो आप, समीकरण 1 तक लिखो जल्दी। तो लिख लिया यहां समीकरण 1 तक, लिखो अब नीचे लिखो, यहां अक्ष एक समानुपाती नियतांक है। यहां अक्ष एक समानुपाती नियतांक है जिसे विभव प्रवणता कहते हैं, जिसे विभव प्रवणता कहते हैं। अर्थात विभवमापी तार की एकांक लंबाई पर विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। एकांक लंबाई पर विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। अब नीचे लाइन चेंज करके लिखो। अब जो ये आपकी विभव प्रवणता होती है वो क्या होती है, एक अदिश राशि होती है, ठीक है, जिसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होगा और इसकी जो विमा होगी वो रहेगी आपकी M1 L1 T-3 और A-1, ये इसकी क्या आएगी, विमा आएगी। तो नीचे लिखो आप, यह एक अदिश राशि होती है। विभव प्रवणता क्या रहती है आपकी, अदिश राशि। तो लिखो यह एक अदिश राशि होती है जिसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, जिसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर तथा विमा
तथा विमा m1 l1 t-3 a-1 m1 l1 t-3 a-1 होती है अब नीचे ओम के नियम से ओम के नियम से, तो ओम के नियम से V इक्वल टू आपका क्या होगा आर आई, V इक्वल टू क्या होगा आर आई। ठीक है, तो समीकरण 1 से, ठीक है, तो समीकरण 1 से जो आपकी प्रवणता क्या हो जाएगी, अक्स इक्वल टू V की जगह आप क्या रख दो आर आई रख दो, तो ये आपका आर आई अपॉन क्या हो जाएगा L। ठीक है, तो ये आपका समीकरण क्या हो जाएगा 2, समीकरण क्या हो जाएगा आपके पास 2। अब यहां तक अपना हो गया। अब चूंकि आप सब जानते हो कि जो आपका R होता है वो क्या आता है आपका रो L अपॉन A। R इक्वल टू क्या होता है, अरे आपने निकाला था प्रतिरोध निकाला था, यह आपकी रो प्रतिरोधकता है, L लंबाई है और A क्षेत्रफल है। ठीक है, तो R इक्वल टू आपका होता है रो अपॉन L। ठीक है, तो यहां R की जगह ये रखें तो आपके पास x इक्वल टू क्या आ जाएगा रो L I अपॉन A L। ठीक है, L से अपना L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्रवणता हो जाएगी आपकी रो I अपॉन A। यह आपका समीकरण 3। तो समीकरण 3 तक करो जल्दी। तो हो गया समीकरण 3 तक। अब देखो आप सब जानते हो धारा घनत्व है, तो धारा घनत्व तो चूंकि J इक्वल टू क्या होता है अपना I अपॉन A, यानी एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली जो धारा होती है वही आपका धारा घनत्व होता है। तो यहाँ I अपॉन A की जगह आप क्या रखो J, तो आपका x इक्वल टू क्या रख सकते हो आप रो और J भी लिख सकते हो। समझ गए, ये लो ये भी लिख सकते हो, ये भी आप x इक्वल टू लिख सकते हो, और x इक्वल टू आप ये भी लिख सकते हो, और x इक्वल टू अपनी विभव प्रवणता ये भी हो सकती है। अब देखो यहां पर यदि Rm एकांक लंबाई का प्रतिरोध है Rm, तो Rm इक्वल टू मैं ले लूं R अपॉन L। तो समीकरण 2 से देखो समीकरण 2 R अपॉन L है, इसकी जगह में क्या रख दूं Rm रख दूं, यानी एकांक लंबाई का प्रतिरोध, वो मैंने Rm ले लिया। तो समीकरण 2 से आपका x इक्वल टू क्या हो जाएगा x इक्वल टू Rm और ये आपका I। तो ये भी आपकी विभव प्रवणता ही होती है। तो यहां तक आप जल्दी लिख लो, यहां तक कर लो।
तो यहां तक हो गया। अब देखो, यदि आपका ये जो प्राथमिक जो आपका परिपथ आया था, ठीक है, उस प्राथमिक परिपथ में आपने एक सेल को क्या किया था, संयोजित, तो उस सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का क्या है, विद्युत वाहक, प्राइमरी जो आपका सर्किट है तो उसका विद्युत वाहक बल क्या ले लूं मैं, ईपी, ठीक है। इसका आंतरिक प्रतिरोध आपके पास क्या है, आर है, और जो धारा नियंत्रक है उसका प्रतिरोध आर डैश है, और परिपथ का प्रतिरोध क्या है, आर है। तो उसमें प्रवाहित धारा आई क्या होगी, तो नीचे लिखो ये बात, लिखो जल्दी। यदि प्राथमिक परिपथ में संयोजित, यदि प्राथमिक परिपथ में संयोजित सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल ईपी, सेल का विद्युत वाहक बल ईपी, आंतरिक प्रतिरोध आर, आंतरिक प्रतिरोध आर व धारा नियंत्रक का प्रतिरोध, धारा नियंत्रक का प्रतिरोध कैपिटल आर डैश, धारा नियंत्रक का प्रतिरोध कैपिटल आर डैश तथा परिपथ का प्रतिरोध, तथा परिपथ का प्रतिरोध कैपिटल आर, परिपथ का प्रतिरोध कैपिटल आर हो तो विभवमापी परिपथ में प्रवाहित धारा, हो तो विभवमापी परिपथ में प्रवाहित धारा, तो धारा क्या हो जाएगी, प्रवाहित धारा, तो धारा अपनी आई, और आई इक्वल टू ईपी अपॉन टोटल प्रतिरोध कितना है, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर प्लस आर डैश, तो ये आपकी धारा हो जाएगी। तो लिखो धारा आई इक्वल टू ईपी अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर प्लस आर डैश। तो धारा आपका ये हो गया, ठीक है। तो समीकरण 2 से, ठीक है, तो समीकरण 2 में ये आई का मान रख दो, तो समीकरण 2 से, ठीक है, तो समीकरण 2 में क्या करना है, ये आई का मान रख दो यहां, तो आपके पास क्या जाएगा, प्रवणता क्या हो जाएगी आपकी, ये प्रवणता आ जाएगी ईपी अपॉन आर प्लस आर डैश, ये, और इनटू आपके पास क्या जाएगा, आर अपॉन आर एल, ये लो, ये आपकी क्या जाएगी, प्रवणता आ जाएगी। कर लो यहां तक। तो यहां तक हो गया अपना। अब इसके नीचे लिखो, अब देखो, अब इसे विभवमापी तार की जो विभव प्रवणता होती है अक्ष, विभवमापी तार की विभव प्रवणता अक्ष किस किस बात पर निर्भर करती है भाई, एक तो प्रवाहित धारा आई पर, ठीक है, एक अपना धारा नियंत्रक के प्रतिरोध पर, ठीक है, एक अपने परिपथ के प्रतिरोध पर, ठीक है, एक अपना किस पर, ये तार की लंबाई पर, उसके अनुप्रस्थ काट पर और प्रतिरोधकता पर निर्भर करती है। तो लिख लो नीचे, लिखो विभवमापी तार की विभव प्रवणता, विभवमापी तार की
विभव प्रवणता उसमें प्रवाहित धारा सेल के आंतरिक प्रतिरोध धारा नियंत्रक के प्रतिरोध संतुलन लंबाई फिर विभवमापी तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल व प्रतिरोधकता पर निर्भर करती है। अर्थात नीचे लिखोगे जो आपकी विभव प्रवणता होती है अक्ष, वो एक तो अक्ष इज प्रोपोर्शनल आई, एक होता है आपका अक्ष इज प्रोपोर्शनल रो, ठीक है, प्रतिरोधकता। एक होता है आपका अक्ष इज प्रोपोर्शनल 1/L और एक आपका अक्ष इज प्रोपोर्शनल 1/A। इन पर क्या करती है? निर्भर। तो नीचे लिख लो ये कि अक्ष इज प्रोपोर्शनल आई, अक्ष इज प्रोपोर्शनल रो, अक्ष इज प्रोपोर्शनल 1/L, अक्ष इज प्रोपोर्शनल 1/A। तो इस प्रकार से ये अपनी विभवमापी यानी पोटेंशियोमीटर क्या होता है, कंप्लीट होता है। आज इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। आगे जो कल जो आपका नेक्स्ट टॉपिक चलेगा वो इस विभवमापी के महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम विभवमापी का क्या करेंगे, मानकीकरण, ठीक है। विभवमापी का मानकीकरण किस प्रकार से किया जाता है वो हम कल करेंगे। कल जो अपना पार्ट नंबर 4 रहेगा उसमें कल इनका डिस्कशन करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।